नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है विशाल तिवारी। इनर्ट गैस बहुत छोटा सा फैमिली है पी ब्लॉक का, और इससे सवाल छुपा छुपा के पूछे गए। अगले 1 घंटे में एनसीईआरटी का हर लाइन डॉट कॉमा फुल स्टॉप के साथ पढ़ाऊंगा, पूरा चीज कवर होगा। इस वीडियो के बाद नीट का इनर्ट गैस का टेंशन छोड़ देना, हर संभव सवाल जो बन सकता है वो यहां पे कवर्ड है, और पूरा पीवाईक्यू कवर्ड है, साथ में एवरीथिंग कवर्ड है। ठीक है, बस एनसीईआरटी के साथ मतलब मैंने एनसीईआरटी रखा हुआ है, आप अगर खोल लेंगे तो कॉन्फिडेंस फील होगा। तो चलो, नोबल गैस और इनर्ट गैस फैमिली, ग्रुप 18 फैमिली लास्ट फैमिली है इनर्ट गैस को, उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि इनर्ट गैस में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनर्ट गैस में जो एलिमेंट्स हैं वो हीलियम से लेकर के ऑर्गेनिसॉन तक होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और ऑर्गेनिसॉन। हीलियम की एटॉमिक नंबर सर आपके सामने होता है 2। उसके बाद नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपके सामने 10। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है सर 18। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है सर 36। फिर ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54 और रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, और सबसे लास्ट एलिमेंट होता है बेटा आपके पास ऑर्गेनिसॉन, दैट इज 1118। ये ग्रुप नंबर 18 है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये ऑल आर गैस, मैं इधर लिख देता हूं, दे सारे के सारे ये गैसेस हैं, दे ऑल आर गैस। साथ में अच्छा, ऐसा कहीं नहीं था, ग्रुप नंबर 13 से 17 में सारे गैस नहीं थे कहीं भी, ये पहला ग्रुप है जहां पे सारे गैस हैं। साथ में केमिकली अनरिएक्टिव है। एनसीईआरटी की जो सारी वर्डिंग्स है सारा पढ़ा रहा हूं सर, गैस के साथ साथ केमिकली अनरिएक्टिव का मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, केमिकली अनरिएक्टिव है ये, नो केमिकल रिएक्शन यहां पे। अब हीलियम की बात है तो कॉमर्शियल सोर्स हीलियम का कहां है, तो नेचुरल गैस आपने सुना ही होगा, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस, ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो जैसे बहुत अच्छा सवाल बनाया जा सकता है कि हीलियम का कॉमर्शियल सोर्स क्या है, तो हीलियम का कॉमर्शियल सोर्स है आपका नेचुरल गैस। ठीक है, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। कॉमर्शियल, फिर आपके पास आएगा सोर्स और आएगा आपके पास हीलियम। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों, क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम जो है बच्चा वो नेचुरल गैस होने वाला है। ठीक है, जो रेडॉन है और जो ऑर्गेनिसॉन है सर, ये दोनों रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन ये हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है दोनों, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये बनता है डीके प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम से बनता है। ठीक है, डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम से बनता है। रेडियम डीके करेगा मतलब ये फर्दर टूटेगा। ठीक है, रेडियम फर्दर टूट के आपको रेडॉन में कन्वर्ट होता है, और साथ में अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम, साथ में बच्चों अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम आपके पास निकल आता है। तो रेडॉन कैसे बनता है, तो रेडॉन आपको नेचर में ऐसे नहीं मिलेगा, हां जब जब रेडियम टूटेगा तो वो रेडॉन बनता है वहां पे। अच्छा, उसी तरह ऑर्गेनिसॉन कैसे बनता है, तो ऑर्गेनिसॉन भी ये नेचर में ऐसे नहीं पाया जाता, लेकिन अगर आपके सामने कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम और कैल्शियम हो रहा है तो उन दोनों को अगर कोलिजन कराया जाए, कैलिफोर्नियम प्लस कैल्शियम का अगर मैं वो करा दूं, ठीक है, कोलिजन, तो कैलिफोर्नियम और इसके कोलिजन से आपके पास ऑर्गेनिसॉन निकल आता है, और साथ में बेटा 3 न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। 3 न्यूट्रॉन्स, वहां पे अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, वहां पे न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है। अच्छा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। इसे बड़े छुपा के सवाल पूछता है, बाद में जब पीवाईक्यू कराऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा। इसलिए हर पॉइंट आपको दिमाग में रखना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। बाकी नियॉन से ज़ेनॉन तक कोई भी पॉइंट्स डिस्कस नहीं है ना, कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं है। हां, इसकी खास बात है कि सर ये जो है नोबल गैसेस क्यों कहे जाते हैं,
इनर्ट क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि नोबल का मतलब नो रिएक्शन, इनर्ट का मतलब नो रिएक्शन। तो ये जो ग्रुप 18 वाले हैं, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप 18 वाले जो एलिमेंट्स हैं, G18 ग्रुप 18, ये नोबल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। ग्रुप 18 वाले को नोबल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। वाई? क्योंकि यहां पे लिखेंगे बिकॉज, सर बिकॉज एक रीजन दिया गया कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि सर उसके पास फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आप देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, तो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इन दोनों की वजह से सर वो स्टेबल है, और अगर वो स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगा, ये हमें पता है। तो देख लीजिए, तो ग्रुप 18 को नोबल या इनर्ट गैस कहते हैं, रीजन फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वो स्टेबल है। ठीक है, देयरफॉर चूंकि स्टेबल है, तो स्टेबल होने की वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देता है, और केमिकल रिएक्शन नहीं देगा तो इस वजह से मैं उसको नोबल गैस कहूंगा या फिर इनर्ट गैस कहूंगा। जल्दी से बोल दो, एकदम क्लैरिटी में हो, कोई भी परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो व्हाई इट इज नोन एज नोबल या इनर्ट गैस, ये कहानी आपके स्क्रीन पे रही है, ये कहानी आपके स्क्रीन पे रही है। जैसे ही आपके पास हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप 18 के कौन कौन से एलिमेंट, अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, आइए मैं आपको पढ़ाते चलता हूं। ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। जो इसके बाद है ऑर्गेनिसॉन, ऑर्गेनिसॉन वो नई वाली एनसीईआरटी, यानी कि अब जो एनसीईआरटी उससे जस्ट पहले वाली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो ओजी इज ऑर्गेनिसॉन। ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और ओजी जो है वो ऑर्गेनिसॉन है। शायद आपको नहीं पता है तो मैं इसको भी लिख देता हूं, ओजी का मतलब होता है बेटे ऑर्गेनिसॉन, ऑर्गेनिसॉन ओजी एलिमेंट है। बाकी हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन ये आपको पता होगा, ऑर्गेनिसॉन। चलिए भाई, अब आते हैं सर कि दे आर गैसेस। क्या ये बात कंप्लीट हुआ कि सारे के सारे ऑल गैसेस हैं? क्या ये बात कंप्लीटली क्लियर हो गई कि सर जितने भी हैं 6 के 6 गैसेस हैं? ठीक है भाई, उसके बाद केमिकली अनरिएक्टिव है, रीजन भी बता दिया, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करने का रीजन बता दिया, फुल्ली फिल्ड एंड ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट गैस, नोबल गैस है, केमिकली अनरिएक्टिव है। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड, आगे पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ दिस दे आर टर्म्ड एज नोबल गैस। भाई इसको दे आर टर्म्ड एज नोबल गैस, रीजन बताओ सर। क्योंकि वो केमिकली अनरिएक्टिव है इसलिए वो नोबल गैस है, क्योंकि वो वेरी फ्यू कंपाउंड बनाते हैं इसलिए वो नोबल गैस है, बहुत कम रिएक्शन करेगा। और क्यों कम रिएक्शन करेगा? दो रीजन, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट। बहुत बढ़िया हो गया सर। ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है रेडॉन को छोड़ दिया जाए, रेडॉन नहीं, नई एनसीईआरटी के हिसाब से रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन ये नेचर में नहीं मिलेंगे, बाद बाकी सारे नेचर मिलेंगे। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन यहां तक नेचर में मिलते हैं। रेडॉन किस रेडियम के टूटने से मिलता है, ऑर्गेनिसॉन कोलिजन होने से मिलता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ऑल द नोबल गैस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनिसॉन। बेटा रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये भी स्टेटमेंट टाइप सवाल में आने के चांसेस हो गए। नेक्स्ट, देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर, ये नहीं पूछेगा, इन विच आर्गन इज द मेजर, छोड़ दीजिए। हीलियम एंड समटाइम नियोन आर फाउंड इन द मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो आपका हीलियम है और समटाइम्स नियोन, वो क्या करता है, आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन, जैसे कि पिच ब्लेंड, जैसे कि मोनाजाइट, जैसे कि क्लेवाइट। ये सब रेडियोएक्टिव ओरिजिन के एलिमेंट्स में कभी कभी हीलियम और नियोन पाया जाता है। अगेन पूछने वाला सवाल नहीं है, बट ठीक है। द मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। क्या मैंने आपको बताया कि हीलियम का अगर कॉमर्शियल सोर्स आपको करना है तो दैट इज नेचुरल गैस। Xenon and radon are the rarest element of the group। ठीक है भाई, radon is obtained as a decay of radium। तो यही मैंने पढ़ाया है कि अगर आप decay of radium करते हो तो अल्फा पार्टिकल निकलता है, यानी कि हीलियम है, और रेडॉन बन जाता है। सिमिलरली कैलिफोर्नियम प्लस कैल्शियम का जब आप कोलिजन कराते हो तो आपके पास बनता है ऑर्गेनिसॉन, और 3 न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकल के तैयार हो जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकल के तैयार हो जाते हैं।
तो ये दोनों के दोनों नेचर में नहीं मिलते हैं, ये किसी के टूटने से किसी के कोलिजन से बनते हैं। हो गया। तो आपकी स्क्रीन पे जहां पे मैंने डॉट कुछ लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, केवल वही लाइन इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कहता हूं मेरा नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी काफी है, कोई सवाल बनने वाला पॉइंट आपको मिस नहीं होता है नोट्स में। चलिए खैर अब आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे? क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि स्टेबल है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, देयरफॉर केमिकली अनरिएक्टिव है, एंड देयरफॉर इट इज इनर्ट गैस या नोबल गैस। ठीक है, पहला रीजन आप दोगे कि सर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जो है, पहला रीजन आप दोगे तो सर वो हो जाएगा फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहला रीजन फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ क्या दोगे आप? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ क्या दोगे सर? हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ ऑक्टेट कंप्लीट। इन दोनों के होने से क्या हुआ है? इन दोनों के होने से बेटा आपके पास इनर्ट गैस, ये दोनों होने की वजह से इनर्ट गैस हो गया। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से बेटा इनर्ट गैस हो गया। नहीं, इनर्ट गैस के बजाय भी लिखो स्टेबल हो गया। अब स्टेबल हो गया तो बेटा कोई भी नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, नो केमिकल रिएक्शन। और नो केमिकल रिएक्शन के बाद बेटा ये अनकेमिकली अनरिएक्टिव, इसी को बोलते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दे रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज केमिकली अनरिएक्टिव। देयरफॉर इट इज नोन एज केमिकली अनरिएक्टिव। अगर केमिकली अनरिएक्टिव है तो नोबल गैस या इनर्ट गैस। अगर केमिकली अनरिएक्टिव है तो नोबल गैस या इनर्ट गैस, ये आपकी कहानी बनेगी। नोबल गैस या इनर्ट गैस इसको कहते हैं। ठीक हो गया है, बहुत स्टेप बाय स्टेप लिखवा दिया। चलो बच्चों की तरह पढ़ाता हूं वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर बाद में जाएंगे, पहले अपनी बात करेंगे। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 से 6। अगर मैं इनर्ट गैस ग्रुप 18 की बात करता हूं तो NS2 NP6 यानी कि 6 का 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, अगर मैं ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, अगर मैं ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा सर? ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आएगा NS2 NP6। NS2 NP6, ठीक है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 भी भरा है, NP6 भी भरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा जी, अगर मैं हीलियम की बात करता हूं तो सेकेंड पीरियड का है N2 है, सेकेंड पीरियड का है N2 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1:2, सॉरी फर्स्ट पीरियड का है, ओहो फर्स्ट पीरियड का है तो आपके पास 1:2। नियोन की बात करता हूं, सेकेंड पीरियड का है N2 है, यानी कि इनर्ट गैस NS2 NP6। अगर मैं आपको कंप्लीटली लिखना चाहूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो इनर्ट गैस NS2 NP6 लिख दो तो कंप्लीट हो जाता है। NS2 NP6 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस का मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। कौन सा इनर्ट गैस? पहले वाला इनर्ट गैस, यानी कि नियोन से पहले वाला इनर्ट गैस NS2 NP6। तो नियोन से पहले वाला इनर्ट गैस NS2 NP6, यानी कि आपके सामने आ जाएगा N की वैल्यू 2 है तो 2s2 2p6। आर्गन की बात करेंगे तो पहले वाला इनर्ट गैस यानी कि नियोन थर्ड पीरियड का है, N की वैल्यू 3 रख दो, आंसर आ जाएगा। क्रिप्टन की बात करोगे, इससे पहले वाला इनर्ट गैस फोर्थ पीरियड का है तो 4s2 4p6। लेकिन बेटा फोर्थ पीरियड का है तो भाई फर्स्ट पीरियड में केवल S ब्लॉक है, S ब्लॉक और P ब्लॉक है, सेकेंड पीरियड में S और P ब्लॉक है, थर्ड पीरियड में S और P ब्लॉक है, फोर्थ पीरियड में भी S और P ब्लॉक ही है। फोर्थ पीरियड में भी बेटा आपके सामने S और P ब्लॉक ही है, यानी कि N-1D, बहुत बढ़िया, NS2 NP6, N-1D NS2 NP6, बहुत ज्यादा बढ़िया। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। अगर मैं ज़ेनॉन की बात करता हूं तो बेटा आपके पास इनर्ट गैस फिफ्थ पीरियड में भी D ब्लॉक है, N-1D 5s2 5p6। अगर मैं सिक्स्थ पीरियड की बात करता हूं रेडॉन की, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, अगर मैं सिक्स्थ पीरियड की बात करता हूं तो आपके सामने आ जाएगा उससे पहले वाला इनर्ट गैस N-1D NS2 NP6। हाँ, लेकिन सिक्स्थ पीरियड में बेटा F भी होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में S और P ब्लॉक होगा, फोर्थ और फिफ्थ में SP D होता है, 6 और 7 में SPDF होता है।
तो यहां पे इलेक्ट्रॉन n-2f में भरा जाएगा। सिक्स्थ पीरियड है तो n-2f, n-1d, n-2f, n-1d, ns2np6, एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ हीलियम, नियन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, फिर ऑर्गेनिसॉन। तो आपके पास आएगा इससे पहले वाला इनर्ट गैस n-2f, n-1d, ns2np6। ठीक है, ये पूरा का पूरा इनर्ट गैस, पूरा का पूरा कंफिग्रेशन हो गया इनर्ट गैस फैमिली का। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी क्या कहता है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है सारी नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ns2np6 है एक्सेप्ट हीलियम। हाँ, हीलियम फर्स्ट पीरियड का है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सबका ns2np6 है। और ये क्लियर है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, पर यहां पे बस आप ऐड करना चाहें तो लिख लो एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का बेटा 1s2 होता है। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस इंक्लूडिंग देयर इनएक्टिव नेचर आर आल्सो अस्क्राइब्ड। हाँ, कह रहा है चूंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इनएक्टिव है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ही है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट पढ़ोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान देना, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा क्या? नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालना है, आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चूंकि फुल्ली फिल्ड है, तो चूंकि स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जो काम आसानी से नहीं होगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी हायर होगा। आइए यहां पे बात करते हैं ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ध्यान दीजिए, चूंकि बेटा यहां पे ग्रुप 18 में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है ना, वेरी हाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, हां, तो यहां पे लिखोगे पहला लाइन कि ग्रुप 18 में फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बेटा ये क्या होता है, फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे सेकंड वाले पॉइंट पे कि चलो ये तो हो गया इन जनरल ग्रुप 18 की बात, बट मैं पूरे ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिपेंड होती है। अगर पूरे ग्रुप में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ऑलवेज जब भी आयनाइजेशन एनर्जी किसी का भी देखना है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखोगे। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में जा रहे हो नीचे, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। जैसे जैसे नीचे जाओगे, साइज बड़ा हो रहा है एंड आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। एकदम सही, नो डाउट। तो यही आपका आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है ना, क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बाद एटॉमिक रेडियस। सिंपल है कि पूरे पीरियड में हाईएस्ट रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस। क्यों? ग्रुप 18 का पूरे पीरियड में हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस होता है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियड में जाओगे तो ये इनर्ट गैस है, ये वैन डर वाल लगाएगा, तो वैन डर वाल की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, और बाद बाकी में कोवेलेंट रेडियस है, तो कोवेलेंट रेडियस की एनर्जी कम होती है। ध्यान देना जरा कि सर हमने पढ़ा हुआ है रेडियस का ऑर्डर, हमने पढ़ा हुआ है रेडियस का ऑर्डर। तो रेडियस का ऑर्डर कैसे होता है? सबसे ज्यादा बेटा आपके पास होता है वैन डर वाल रेडियस, सबसे ज्यादा बेटा आपके पास होता है वैन डर वाल रेडियस, और फिर लगता है बेटा मेटालिक रेडियस। हमने रेडियस का ऑर्डर पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा होता है बेटा कोवेलेंट रेडियस। तो मैंने इसको याद भी कराया हुआ है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे, वीएमसी, राइट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे बच्चों मैंने याद भी कराया हुआ है। सबसे बड़ा वी, फिर एम और फिर सी। वी का मतलब वैन डर वाल, और इनर्ट गैस ग्रुप 18 में वैन डर वाल लगता है। भाई वैन डर वाल रेडियस आपके पास ग्रुप 18 में सारे एलिमेंट में यही लगेगा वैन डर वाल। ठीक है, और बाद बाकी सब में कोवेलेंट लगता है। भाई अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करता हूं तो फोर्थ पीरियड में मेटल भी है, उसमें मेटालिक लगेगा।
नॉन मेटल है उसमें कोवलेंट वो लगता है, कोवलेंट रेडियस, और बाकी में वंडरवाल ग्रुप 18 में। तो ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं, बाकी सब में या तो मेटालिक लग रहा है या तो कोवलेंट लग रहा है, बाकी सब में या तो मेटालिक लग रहा है या तो कोवलेंट लग रहा है, इसमें वंडरवाल लगता है ग्रुप 18 में। देयरफॉर इन अ पीरियड, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट होगा कि इन अ पीरियड, किसी एक पीरियड में ग्रुप 18 हैज द हाईएस्ट रेडियस, ग्रुप 18 हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, ग्रुप 18 हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, चलिए उसके बाद अब कह रहा है चलो पीरियड में तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस रहेगा। अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम का रेडियस ज्यादा होता है, रीजन वंडरवाल। अगर आपको पता हो तो लिथियम वैसे लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, फिर आ जाएगा बोरोन, फिर आ जाएगा कार्बन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन, और वंडरवाल का रेडियस ज्यादा होता है। जैसे आप जाओ सोडियम 11, फिर आ जाएगा आपके सामने मैग्नीशियम 12, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन का रेडियस ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो आप देखते हो वैसे लेफ्ट से राइट कम होता है, बट इसका जाके बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द वंडरवाल रेडियस, हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, इन सब की अगर मैं कंपेयर कर लूं तो नियॉन का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज सब में कोवलेंट रेडियस लगता है, वहां वंडरवाल लगता है। अगर मैं इसकी कंपेयर करूं तो आर्गन का सबसे ज्यादा होगा, क्यों? वंडरवाल रेडियस है। चलो, तो ये तो पीरियड की बात हो गई। थर्ड पॉइंट, अगर मैं ग्रुप में जाता हूं तो टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, यहां कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं ग्रुप सीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, जैसे जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है, हम इंसान को देखो, जैसे जैसे ऊपर पतले, जैसे जैसे नीचे जा रहे बेटा तोंद बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है। वही कहानी है, जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रुप में साइज बढ़ेगा। रीजन वही होता है बेटा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर, टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। एकदम सही है। चलिए भाई, तो यहां तक आपके पास एटॉमिक रेडियस की भी चर्चा हो गई, आयनेशन एनर्जी भी होगी, एटॉमिक रेडियस भी होगी। अगला सवाल, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये होता क्या है? तो सर, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में डालने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बाहर का इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल में उसको गेन कराते हैं, अंदर डालते हैं, तो जो भी एनर्जी इंवॉल्व है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बाहर इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में जो एंथैल्पी लगेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन ऐड कहां होगा? बाहरी शेल में या बाहरी ऑर्बिट में। ठीक है, अब आइए मुझे बताओ, ये स्टेबल है ग्रुप 18? हां, अगर स्टेबल है तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। बहुत सही। अगर वो स्टेबल है तो नीदर इट लीव्स इलेक्ट्रॉन, नीदर इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, नॉर इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो इसका आयनेशन एनर्जी भी हाई है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई है। आपको याद है, इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। बट ग्रुप 18 के केस में चूंकि स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। जनरल केस में अगर मैं मान लो लिथियम की बात करता हूं, वहां इलेक्ट्रॉन गेन होने से एनर्जी रिलीज होती है। मैं बेरिलियम की बात करता हूं, किसकी, बेरिलियम छोड़ दो, बोरोन की बात करता हूं, कार्बन की बात करता हूं, ऑक्सीजन की बात करता हूं, फ्लोरीन की बात करता हूं, वहां इलेक्ट्रॉन गेन होने से एनर्जी रिलीज होती है। बट चूंकि स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा है, तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट आएगा कि ग्रुप 18 इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि सर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि बेटा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देयरफॉर बच्चों, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देयरफॉर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया? यहां भी आइए, ग्रुप 18 स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। इलेक्ट्रॉन हमें जबरदस्ती देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस।
अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा यहां पे। चलिए, नोबल गैस हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। समझ गया कि कोई भी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की। देयरफॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वही तो हमने लिखा है, देयरफॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, आप कहोगे सर ऑर्डर बता दो हीलियम नियन आर्गन, तो इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई ऑर्डर नहीं है, सब में पॉजिटिव है। चलो नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? सबसे पहली बात, ना इसमें कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं कर रहा, हाँ स्टेबल हो चुका है, तो भाई कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, ठीक है ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन नहीं करता है, तो रिएक्शन नहीं करता तो सबसे पहले मोनोएटॉमिक है, सिंगल सिंगल रहता है बेचारा। भाई रिएक्शन करेगा तभी तो डबल होगा, दो किसी से जुड़ेगा, रिएक्शन करता ही नहीं है, अकेला रहता है, मोनोएटॉमिक है। दूसरा, सर ये कलरलेस भी है, कोई रंग नहीं है इसमें। उसके बाद ऑर्डरलेस भी है, कोई सुगंध नहीं है और कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए बेटा ये टेस्टलेस है। तो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपके सामने हो गई है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस हो गई, बहुत बढ़िया। एक और चीज, अब मैंने बताया कि ग्रुप 18 में बच्चा वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बताया ना। ग्रुप 18 में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तीसरा पॉइंट यहां पे लिखते हैं कि ग्रुप 18, ठीक है ना, अब ग्रुप 18 में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है भाई। अब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से ये क्या वीक फोर्स है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है? तो वंडरवाल वीक नहीं, वीकेस्ट बोलो इसको भाई, सबसे कमजोर। तो वंडरवाल वीक नहीं, वीकेस्ट फोर्स है ये, है ना, अपने केमिकल बॉन्डिंग का वीकेस्ट फोर्स है। चलिए भाई, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वंडरवाल है उसमें सबसे कम फोर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बहुत बढ़िया। ग्रुप 18 में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ। अब चूंकि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या बता सकते हो वंडरवाल किस पे डिपेंड करता है? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से आपको पता होगा वंडरवाल फोर्स मेल्ट, उस पे वंडरवाल फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? मोलिक्यूलर वेट पे। वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट। वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो वंडरवाल फोर्स बेटा मोलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो सर वंडरवाल फोर्स मोलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सर ग्रुप 18 में वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स है और वो मोलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक और चीज, अब इस डब्बे को बड़ा कर दो, एक और चीज, अब इस डब्बे को बड़ा कर दो, एक सेकंड बेटा, हाँ इस डब्बे को बड़ा कर दो। वंडरवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी लिख दो, या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लिख दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लैश बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बीपी। सर वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को कंप्लीट लिख दिया, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात बताना जरा, अगर मैं ग्रुप 18 का एमपी एंड बीपी निकालूं तो क्या निकलेगा? तो ग्रुप 18 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और अगर मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो आपके पास वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और ज़ीरॉन रेडॉन और ओजी ऑर्गेनिसोन, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो इस हिसाब से बेटा ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, एकदम सही। हाँ, अच्छा अब आपको मैं एक और चीज यहां ऐड ही कर दूं कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वंडरवाल भी 5 हैं, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको हम लंदन फोर्सेस बोलते हैं। इसमें कौन सा लगता है, कौन सा वंडरवाल फोर्स लगता है? तो ग्रुप 18 में जो वंडरवाल फोर्स लगता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबसे कमजोर वाला लगता है वीक डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स, इसको बोलते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। और वीक डिस्पर्शन फोर्स के बाद इसमें बोलते हैं हम लंदन फोर्स लगता है, वीक डिस्पर्शन फोर्स, और इसमें बेटा लंदन फोर्स बोलते हैं। और इसको अगर टेक्निकल नाम देना है तो दे दो बेटा, इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल लगता है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक ही नाम है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें ये लगता है। इसी को हम लंदन फोर्स बोलते हैं, उसी को वीक डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं,
ठीक है, तो ये वीकेस्ट फोर्स इसलिए बोला कि सबसे कमजोर वाला वंडरवाल लगता है, और ये रहा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी एमपीबीपी का ऑर्डर ये होता है। समझ में आ चुका है? सेम चीज फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए कह रहा है। आओ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सारे मोनोएटॉमिक है, कवर्ड है सर, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है सर। अब मैंने अभी अभी बताया रिएक्शन नहीं करेगा। अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो कंप्लीटली सॉल्युबल पानी में नहीं होगा, इसलिए स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और ये अपने को लिखना है, ठीक है ना, दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इधर आइए कि सर ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, चौथा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब समझते हो? हाफ सॉल्युबल आप इसको बोलो। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब आधा सॉल्युबल है, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, H2O आधा सॉल्युबल है, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। हाफ सॉल्युबल, आधा अधूरा सॉल्युबल वाटर में। ठीक हो गया है, नो डाउट एट ऑल। यहां आइए, अब आयो, दे हैव वेरी लो एमपी एंड बीपी, बताया था ना, इनकी एमपी एंड बीपी बहुत कम है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और वीक डिस्पर्शन फोर्स की वजह से, ठीक है, वीक डिस्पर्शन जिसको हम लंदन फोर्स कहते हैं, कह रहा है हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? नोन ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, हीलियम का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इस ग्रुप में भी, और पूरे नोन सब्सटेंस में हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैं इसको थोड़ा सा तीर बना के लिखा देता हूं, हीलियम का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट टिल लोएस्ट बीपी टिल नाउ, ठीक है, और कितना है? 4.2 केल्विन है, राइट राइट 4. अरे एक सेकंड आगे बढ़ना पड़ेगा, 4.2 केल्विन है, बहुत कम है। 4.2 केल्विन मतलब समझ रहे हो भाई, 273 केल्विन पे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 4.2 पे कितना माइनस में है, तो इट इज 4.2 केल्विन, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट टिल नाउ। अभी तक जितने भी आप टिल नोन सब्सटेंस, टिल नाउ की जगह लिख दो टिल नोन सब्सटेंस, ठीक है ना, टिल नोन सब्सटेंस। अभी तक जितने भी जाने माने सब्सटेंस हैं उन सब में से 4.2 केल्विन जो आया है वो है आपके पास टिल नोन सब्सटेंस। ठीक हो गया है, एनपी एंड बीपी। चलो, जैसे आपके पास ये हुआ, हम यहां बढ़ गए। इट हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर। छोड़ दो, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, आपने क्या क्या पढ़ा? एटॉमिक नंबर लिखाया हुआ है बेटा, एटॉमिक मास नीचे जाने पे बढ़ेगा, ऑब्वियस है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखाया है बेटा, बहुत बढ़िया। एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पे बढ़ रहा है सर, अभी लिखाया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाने पे कम हो रहा है, दिखाया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो बेटा, ये ऑर्डर है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, वो वैल्यू दिखा रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे नीचे साइज, जैसे जैसे नीचे जाएगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डालना आसानी की कम है, उस बात को ये प्रूव कर रहा है। 48, 116 नियॉन में ज्यादा पॉजिटिव है, फिर 96, 96, 77, 68, तो बहुत एब्रप्ट सा ऑर्डर नहीं हो गया। चूंकि एब्रप्ट सा ऑर्डर है इसलिए ध्यान नहीं रखना, इसको ऑर्डर ध्यान नहीं रखना, आपको सिंपली ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एकदम से ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए 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 चलिए, नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए फिर आ जाओ डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात करोगे तो अगेन 1.8, 9.0, 1.8। अब देखो सर, ये 10 की पावर -4 में है, फिर 10 की पावर -3 में है, फिर 10 की पावर -3 में सारे हैं, ठीक है। डेंसिटी पहले कम है, फिर डेंसिटी बढ़ी है 10 की पावर -3 में। देखो -4 का मतलब कम है, तो 1.89 ये सबसे कम है, फिर बढ़ा है, फिर -3 में चला गया और बढ़ गया, फिर 3.7 और बढ़ गया, 5.1 और बढ़ गया, 9.7। तो आप एक पॉइंट को ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। लास्ट स्लाइड पे मैं इस पॉइंट को ऐड कर देता हूं कि अगर आपसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग के साथ साथ बेटा इसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज में 5वां पॉइंट ऐड कर दो कि अगर आपसे कोई डेंसिटी पूछता है तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका डेंसिटी बढ़ेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, डेंसिटी जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा। दिस इज द डेंसिटी। चलिए भाई, उसके बाद एमपी और बीपी का सेम ऑर्डर है, आप देख लेना। एमपी और बीपी नीचे जाओगे वंडरवाल, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, वंडरवाल बढ़ेगा, देख लो, ठीक है। और बाकी एटमॉस्फेरिक कंटेंट वगैरह छोड़ दो, ये आपके एबंडेंस नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आप देख लो, एमपी बीपी पढ़ चुके, डेंसिटी पढ़ चुके, ये पॉजिटिव होता है, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, सारे पढ़ चुके। कह रहा था ना एनसीईआरटी डॉट कॉमा फुल स्टॉप के साथ कवर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है।
सबसे पहली बात कि सर इट इज वेर इट फॉर्म्स वेरी फ्यू रिएक्शन, इट अंडरगोज थ्रू अ वेरी फ्यू रिएक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले लिखोगे कि ये बहुत कम रिएक्शन देता है, रीजन मैंने बता दिया भाई, कंप्लीटली फिल्ड और ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है। आइए सर, ग्रुप 18 इज वेरी लेस, ग्रुप 18 इज वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखोगे बेटा केमिकली अनरिएक्टिव, ब्रैकेट में हमने पहले ही समझा रखा है केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है। ब्रैकेट में आपने पहले ही समझा रखा है केमिकली अनरिएक्टिव। क्यों भाई? ग्रुप 18 में सर वेरी लेस रिएक्टिव है, केमिकली अनरिएक्टिव है, रीजन बताओगे? रीजन बताओगे तो आ जाओ। तो सर केमिकली अनरिएक्टिव ग्रुप 18, पहला रीजन है कि सर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पहला रीजन है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड और जिसको हम बोलते हैं स्टेबल, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बेटा क्या है? स्टेबल है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि क्या है बेटा? स्टेबल है। बहुत बढ़िया, स्टेबल है, जो कि इसको स्टेबल बनाता है। और यहां पे ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो सर ऑक्टेट भी कंप्लीट है इसका। अच्छा, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि स्टेबल है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रहा है, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं रहा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगा? क्योंकि रिएक्शन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो देयरफॉर, तो दूसरा रीजन आपके पास यह आएगा कि चूंकि स्टेबल है इसलिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है एंड हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है और हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए भाई, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। ये क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अब कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। तो एक साइंटिस्ट थे बेचारे पुराने जमाने में, नील बार्लेट। नील बार्लेट ने एक्सीडेंटली कंपाउंड एक बना दिया इनर्ट गैस का। भाई वैसे तो केमिकली अनरिएक्टिव है अभी तक, पर लेकिन नील बार्लेट नाम के साइंटिस्ट आए और वो कुछ और काम कर रहे थे, कुछ और कंपाउंड बना रहे थे, बट एक्सीडेंटली उन्होंने इनर्ट गैस का कंपाउंड भी बना दिया। उस कहानी को समझते हैं। तो देखो, नील बार्लेट एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। अब इस कहानी को यहां से समझेंगे कि हमारे पास आएगा नील बार्लेट, नील, इसको लिखते हैं बार्टलेट, नील बार्लेट साइंटिस्ट है। अब नील बार्लेट साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि सर ये एक कंपाउंड बना रहे थे जिसका नाम था O2 प्लस PtF6 माइनस, O2 प्लस एंड बेटा आपके सामने बनेगा PtF6 माइनस। नील बार्लेट साइंटिस्ट हैं जो अपना O2 प्लस PtF6 माइनस बना रहे थे अपना, और जब ये बनाए तो बन भी चुका था बेचारा, रेड कलर का कंपाउंड मिला था, रेड कंपाउंड, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, साइंटिस्ट है, वो दिमाग लगाते रहते हैं, तो उन्होंने दिमाग लगाया और देखा कि जैसे O2 से O2 प्लस बनाए थे ना, O2 से O2 प्लस, O2 मॉलिक्यूल है, अब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, याद करो हमने निकाल भी रहे थे MOT के अंदर, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और BMO ABMO ये सब पढ़ा था ना, होमो लुमो सोमो ये सब पढ़ा था। होमो लुमो सोमो नहीं पता है? MOT में पता होना चाहिए, अगर मेरे से पढ़े को पता होगा और प्रीवियस ईयर में है। चलो खैर, O2 से O2 प्लस बेटा 1175 किलो जूल लगा था पर मोल, इतनी एनर्जी लगानी पड़ी थी। आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होता है, पॉजिटिव हमें देनी पड़ेगी, पॉजिटिव, तो O2 से O2 प्लस बनाने में इतनी एनर्जी लगी थी। लेकिन अब देखोगे तो O2 से O2 प्लस में ये एनर्जी लगी थी, अब देखोगे तो आपके पास बन जाएगा ज़ेनॉन से ज़ेनॉन प्लस जब बन रहा था उसमें भी बेटा 1170 ही लग रहा था। अब इन्होंने बोला कि भाई अगर O2 से O2 प्लस बनने में इतना एनर्जी है और ज़ेनॉन से ज़ेनॉन प्लस का भी एनर्जी लगभग सेम है, तो अगर ये बन सकता है तो ज़ेनॉन भी तो ये कंपाउंड बना सकता है। उन्होंने बहुत सिंपली, बहुत आसानी से कंपाउंड और बना दिया
क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी सेम था इसलिए Xe प्लस PtF6 माइनस बना दिया। और भाई साहब ये भी रेड कंपाउंड ही बना था, ये भी रेड कलर का ही कंपाउंड बना। भाई नील बार्लेट साइंटिस्ट ये बनाए कंपाउंड नंबर 1 और उन्होंने डेटा मैच करा लिया और देखा कि भाई जब O2 से O2 बन रहा था तो जेनॉन भी बन सकता है और बन गया। फिर उन्होंने और सारी भी रिसर्च की, यहीं तक नहीं रुकी, और सारी रिसर्च की तो पता चला हीलियम का कोई आज तक कोई कंपाउंड नहीं निकाल पाया साइंटिस्ट, नियॉन का आज तक कोई कंपाउंड साइंटिस्ट नहीं निकाल पाया, आर्गन का आज तक कोई कंपाउंड साइंटिस्ट नहीं निकाल पाया, क्रिप्टन का केवल और केवल एक कंपाउंड आज तक पता लगा है, दैट इज KrF2। क्रिप्टन फॉर्म्स ओनली वन कंपाउंड, दैट इज KrF2। जेनॉन के कुछ जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड, जेनॉन की खास बात है जेनॉन ही अपना कंपाउंड बनाता है। अच्छा रेडॉन की खास बात है, रेडॉन भी केवल ओनली एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज RnF2। रेडॉन भी आपके सामने जैसे KrF2 है वैसे ही RnF2 है, एक एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि भाई ये सब तो कुछ नहीं बना रहे थे, ये भी एक बना रहे भी, जेनॉन की वजह से हमें ग्रुप 18 पढ़ना पड़ता है, इतना बदमाश है जेनॉन। यहां भी नील बार्लेट के साथ भी कौन मिला था, जेनॉन। तो जब साइंटिस्ट को यह पता लग गया कि जेनॉन तो कंपाउंड बना सकता है तो जेनॉन पे उन्होंने बहुत सारी और रिएक्शंस की और होने लगा था। तो आइए आगे चलते हैं एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टीज में। नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव, लिखा दिया हमने। देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी, इनर्ट क्यों होता है, 2 रीजन दिया है। कह रहा है नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम हैज कंप्लीटली फिल्ड। हां तो पहला बोल दिया उन्होंने कंप्लीटली फिल्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबल। दूसरा बोल दिया हाई एनर्जी एनर्जी एंड हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बोल दिया हाई एनर्जी एनर्जी एंड हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये बोल दिया भाई। तो दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी। जब ये हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में आइए एक एक करके पढ़ते हैं। देखो ये नील बार्लेट वाली कहानी समझाएगा, आ जाओ। द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड ओकेजनली ever since their discovery, but all attempts to force them to react to form compound were unsuccessful quite a few years ago। कह रहा है बहुत सारी रिएक्शंस करा के देखी गई बट कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं। इन मार्च 1962 जो हाईलाइट करूंगा बस वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो हाईलाइट करूंगा बस वही इंपॉर्टेंट है बेटा। नील बार्लेट जो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, ये ब्रिट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया वगैरह नहीं पूछता है, उन्होंने रिएक्शन ऑफ नोबल गैस कराया। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड। क्या बोला मैंने भाई, नील बार्लेट ने रेड कंपाउंड बनाया था O2 प्लस PtF6 माइनस, दिख गया O2 प्लस PtF6 माइनस, रेड कलर का कंपाउंड। फिर उन्होंने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी, फिर उन्होंने देखा कि 1175 में आयनाइजेशन एनर्जी हो रहा है और 1170 में जेनॉन का हो रहा है। उन्होंने देखा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन दैट इज 1175। सिमिलरली जेनॉन का भी बेटा 1170 है, आइडेंटिकल है, 1170 है। तो उन्होंने कहा कि भाई Xe प्लस PtF6 माइनस से बना जा सकता है, जैसे O2 से O2 प्लस बन सकता है, तो इतना सेम एनर्जी में, तो इन्होंने बना दिया। समझ में आया? हां कैसे बना था, तो PtF6 और जेनॉन से बना था। तो ऑब्वियस होगा कि Xe PtF6 कैसे बनेगा, इसको और इसको मिलाने से बनेगा। ठीक है भाई। और अनदर ये भी रेड कलर का था। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया। आफ्टर दिस डिस्कवरी ए नंबर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स मेनली विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स हैव बीन, कह रहा है कि जब ये हुआ तो जेनॉन के और सारी कंपाउंड्स की पढ़ाई की गई और जेनॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कुछ कंपाउंड्स बनाता है। मैंने लिखा था ना जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड, तो अभी आगे पढ़ेंगे। जेनॉन की फ्लोरीन के कंपाउंड और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड, यहां पे आप इस चीज को लिखे लीजिए, जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जेनॉन जो है बेटा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अपना कंपाउंड बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बेटा जेनॉन अपना कंपाउंड बनाता है। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। आगे बढ़ो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। नेक्स्ट यहां तक हो गया है। द कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन आर फ्यूअर ओनली द KrF2। देखो कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन केवल और केवल KrF2 अभी तक आया है, यही बताया मैंने। उसी तरह रेडॉन के लिए भी केवल और केवल ओनली आइडेंटिफाइड इज RnF2।
रेडॉन के लिए ओनली आइडेंटिफाइड इज आयरन F2। फिर कह रहा है कि बाद बाकी इन सब के लिए नॉट येट, बाकी लोगों के लिए नहीं है, हीलियम, नियोन, आर्गन के लिए नहीं है ना। जेनॉन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कुछ कंपाउंड है, और रेडॉन का एक है, क्रिप्टन का एक है, KrF2 RnF2 बस। तो अब हमें क्या करना है, वो जो जेनॉन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट्स हैं उनकी पढ़ाई करनी है। वो कैसे बना, क्या क्या बना, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड, तो जेनॉन फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनाएगा वो पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के कंपाउंड बनाएगा वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहले जेनॉन जो है 3 तरह का कंपाउंड बनाता है। जेनॉन फ्लोरीन के साथ 3 तरह का कंपाउंड बनाता है। सबसे पहले XeF2 बनाता है, जेनॉन दूसरा कंपाउंड बनाता है XeF4, और जेनॉन तीसरा कंपाउंड बनाता है XeF6। जेनॉन 3 तरह की कंपाउंड बनाता है, XeF4 और XeF6। XeF2, फिर आ जाएगा आपके सामने XeF4, और फिर आ जाएगा आपके सामने XeF6, है ना। हाँ, अब जेनॉन अगर XeF2 बनाना है तो जेनॉन प्लस F2 अगर आप बनाओगे तो जेनॉन को एक्सेस में डाल दो। जेनॉन अगर एक्सेस में रहेगा तो XeF2 बनेगा। देखो फ्लोरीन कम है और यहां पे फ्लोरीन ज्यादा है, यहां पे फ्लोरीन कम है, ठीक है। अगर जेनॉन को और F2 को, ठीक है, 1:5 रेशियो में रखा है, अगर जेनॉन और F2 को 1:5 रेशियो में रखा है तो बेटा आपके पास XeF4 बनता है। और अगर और जेनॉन और इसको 1:20 रेशियो में रखा है तो फिर बेटा आपके पास XeF6 बनता है। देखो जैसे जैसे फ्लोरीन का रेशियो बढ़ा रहा है वैसे वैसे फ्लोरीन का F4 और F6 भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर पूछा गया है। यहां पे होता है बेटा 573 केल्विन, ठीक है, यहां पे होता है बेटा 673 केल्विन, और यहां पे भैया 873 केल्विन होता है। टेम्परेचर याद रखना है, रेशियो याद रखना है, कौन एक्सेस में कहां है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा सर, ये 60 to 70 एटीएम प्रेशर, 60 to 70 एटीएम प्रेशर यहां पे हम लोग रखते हैं, या फिर आप लिखो बार, 60 to 70 बार, ठीक है, 60 to 70 बार। यहां पे क्या हो जाएगा सर, एक बार, 60 to 70 बार, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक बार, ठीक है ना। और ये ऑलमोस्ट 6 बार के आसपास, ये ऑलमोस्ट 6 बार के आसपास, ठीक है। तो दिस इज जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड, फटाफट से इसको लिखिए जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड है, और आपके सामने ये रेशियोज आपको ध्यान रखने हैं बस, 1:5 रेशियो, 1:20 रेशियो, और यहां पे एक्सेस में होने वाला है, क्लियर है। हाँ, बैलेंसिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि 4 हो गया, यहां पे 3 डालोगे तो 6 हो गया, वहां पे 1 ही हो गया। हाँ, वैसे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, ठीक है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं बेटा आपके पास, ये 6 बार की जगह आप 7 बार भी कर दो, या फिर कई किताबों में 6 to 7 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, कई किताबों में 6 to 7 बार लिखा हुआ है। आप बताओ क्या लिखूं, 7 बार कर दो, चलो ठीक है ना, 7 बार, 6 to 7 भी है बट चलो 7 बार, ये 1 बार, 7 बार, 60 to 70 बार, ठीक है भाई। चलो इस तरह से XeF2 XeF6 ये बनता है। हाँ, और ये जो जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड बने हैं ये सारे के सारे बेटा आप बताओ सॉलिड होना चाहिए, गैस होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। ग्रुप 18 वाले गैस हैं, बट ग्रुप 18 जो कंपाउंड बनाता है वो सारे के सारे सॉलिड है। ग्रुप 18 गैस है, बट ग्रुप 18 जो कंपाउंड बनाता है ऑल दीज आर गैस। तो XeF2 की बात करो, XeF4 की बात करो, XeF6 की बात करो, तो दे आर बेटा ये जो कंपाउंड बनाती है सॉलिड है, इनफैक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा नहीं, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसे तो ये गैस होते हैं, बट जब ये बनाएगा तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों गैस है, इनफैक्ट बोथ आर गैस, जब ये बनाएगा तो सॉलिड बन जाएगा। हाँ, कलरलेस, सारे के सारे कलरलेस है, एनसीईआरटी ये भी लिख रहा है, तो इट ऑल आर XeF2 XeF6 दे ऑल आर कलरलेस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। चलिए, तो दीज आर 1 बार, 7 बार, 60 to 70 बार कलरलेस हो गए। अब आते बेटा जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस है, इसके बारे में जो पढ़ाई है वो पढ़ लेते हैं, आइएगा। तो देखो जेनॉन 3 बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है, F2 F4 F6 हमने पढ़ लिया, ठीक है भाई।
डायरेक्ट रिएक्शन से बनता है। आओ पहला रिएक्शन, ज़ेनॉन एक्सेस में F2 दिया है 673 1 बार, एकदम सही बनाया सर हमने। ये 1:5 रेशियो 2F2 लिया है, देख लो भाई यहां पे देख लो भाई 7 बार दिया हुआ एनसीआर, पर अगर आप जनरल बुक्स खोलोगे ना इधर जेडीली वगैरह तो 6 to 7 बार दिया हुआ, बट ठीक है 7 बार इज गुड। चलिए अब यहां पे आप एक काम कर सकते हैं, इस रिएक्शन में ही दिखा सकते हैं गैस और कौन है सॉलिड। इस रिएक्शन में दिखा दो ये सॉलिड है, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। F2 आपको पता है गैस होता है, F2Cl2 गैस है, Br2 लिक्विड है, और ये सब क्या होते हैं I2 सॉलिड होता है, तो F2 इज गैस। ये दोनों गैस कंबाइन होके हाई प्रेशर पर बेटा ये बन रहा है, हाई प्रेशर टेम्परेचर पे ये बन रहा है, ठीक है, नो डाउट एट ऑल। चलिए तो एक और तरीका है, वन मोर वे है जहां पे FCF6 बनाया जाता है, वन मोर वे है जहां पे XCF6 बनाया जाता है। वो क्या होता है, अगर मैं XeF4 को O2F2 से रिएक्शन कराऊं, अगर मैं XeF4 को O2F2 से रिएक्शन कराऊं तो देयर इज वन मोर वे जिसमें ये काम हो सकता है। अगर देखो तो इसको कहते हैं बेटा फ्लोरिनेटिंग एजेंट, FLUORI। ये क्या है सर, फ्लोरिनेटिंग एजेंट किस बला का नाम है, ये तो पहली बार सुन रहे होगे सर आप, ठीक है भाई। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट का नाम भी आप हमारे से सुन लो, वैसा कंपाउंड जो सामने वाले में फ्लोरीन ऐड कर दे, वैसा कंपाउंड जो सामने वाले में फ्लोरीन ऐड कर दे। तो सर सामने वाले में देखो भाई फ्लोरीन ऐड कर दिया है, और देखो जब दोनों के दोनों फ्लोरीन ऐड हो गए तो O2 बच गया। तो देयर इज वन मोर वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ XeF6 एंड दैट इज XeF2 में फ्लोरिनेट, XeF4 में फ्लोरिनेटिंग एजेंट डाल दो, XeF6 प्लस O2 मंथ, ये आओ XeF6 जो है ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, खट्टा से बेटा फ्लोरीन ऐड करा दे। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम है सामने वाले में फ्लोरीन ऐड करा देना, तो F4 में F6 बना दिया और O2 रिलीज हो गया है। जैसे ये बना, आइए अब क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जगह शायद नहीं छोड़ा है, अच्छा छोड़ा है। चलिए तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दो तरह की हाइड्रोलिसिस पढ़नी है, एक एक करके। सबसे पहले हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। ये जो ज़ेनॉन और फ्लोरीन बन गया, तीन XeF4, XeF6 और XeF2, ये तीन जो बन गए, इन्हीं का हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल और फिर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस XeF6 वाले का करते हैं। आपके सिलेबस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 करना है, ठीक है भाई। तो XeF6 मान लीजिए बेटा, XeF6 मान लीजिए हमने वाटर मॉलिक्यूल दिया, तो रिएक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द रिएक्शन अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं। दूसरा, अगर मैं XeF6 की रिएक्शन 2 मोल वाटर से कराऊं तो क्या होगा, अगर मैं XeF6 की रिएक्शन 2 मोल वाटर से कराऊं तो क्या होगा, अगर मैं XeF6 की रिएक्शन बेटा 3 मोल वाटर, यानी कि ये 3 मोल वाटर, अभी आता हूं एक एक करके, पार्शियल और कंप्लीट अभी बताते हैं। आ जाओ सर, देखो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, मैक्सिमम HF कितना बन सकता है वो देखो। तो यहां पे आओ सर, यहां पे F कितना है 6, H कितना है 2, तो HF कितना बना सकते हो, मैक्सिमम 2। HF के लिए H भी चाहिए, F भी चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन से कितना HF बना सकते हो, 2। तो सर 2 HF आप बना के अलग निकाल दो, सिंपली 2 HF बना के। पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखो रटवाऊंगा नहीं। अब देखो सर बचा क्या, Xe बचा, O बचा, F4 बचा है, क्या क्या बचा है, Xe बचा, एक ऑक्सीजन बच गया और F4 बच गया, ये कंपाउंड बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट सर, यहां पे 4 हाइड्रोजन है और 6 फ्लोरीन है, मैक्सिमम HF कितना बना सकते हो, कम ऑन ट्राई। तो सर अगर आप मैक्सिमम HF बनाओगे तो 4 HF बनकर तैयार हो जाएगा, हाँ या ना, हो गया ना। बचा क्या क्या, तो एक Xe बचा है, 2 ऑक्सीजन बचा है और 2 फ्लोरीन बचा है। चलो ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज XeO2F2, जो बच गया वो लिख दो बस, XeO2F2। नीचे आ जाओ सर, 3 मतलब 6 हाइड्रोजन और 6 फ्लोरीन यानी कि 6 HF है, 6 हाइड्रोजन और 6 फ्लोरीन यानी कि 6 HF है, बहुत बढ़िया। अब 6 HF हो गया, बचा क्या क्या, तो 1 ज़ेनॉन और 3 ऑक्सीजन XeO3, 1 ज़ेनॉन और 3 ऑक्सीजन बेटे XeO3, ये बच के तैयार हो गया आपके सामने। तो दिस इज, अब देखो क्या लास्ट वाले रिएक्शन की बात करो, लास्ट वाले रिएक्शन में क्या यहां पे इससे ज्यादा HF बन सकता है, नहीं, यहां पे जितना मैक्सिमम HF बन सकता था बच चुका है, क्योंकि 6 फ्लोरीन है, 6 ही हाइड्रोजन है। तो जो मैक्सिमम वाली केस है ना, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। XeF6 का मैक्सिमम HF बन जाए तो इट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस,
रिमेनिंग वाले को बेटे हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मैक्सिमम वाले को बोलते हैं कंप्लीट, और इट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मैक्सिमम वाले को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिमेनिंग वाले को पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस ये है और ये है। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की भी बात कर लेते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यहीं पे कराऊंगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। चलो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगले स्लाइड पे ले लेते हैं। जब पार्शियल और कंप्लीट हो जाए, चलो पहले पार्शियल पढ़ लें और फिर कंप्लीट करें। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी F2, F4, F6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बात आपको बताई है या नहीं बताई है, जल्दी से बता दो सर। सारे कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। एंड सबलाइम हो जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट, वो छोड़ दो। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये सारे के सारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय द ट्रेसेस ऑफ वाटर, ठीक है भाई, ट्रेसेस ऑफ वाटर से होता है। देखो XeF2 इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव। अभी इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बता दिया। अभी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे चलते हैं, ठीक है ना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे आते हैं, डोंट वरी। चलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमने कर लिया, अब कंप्लीट पे आते हैं, और कंप्लीट वाला उन्होंने पढ़ाया है तो आते हैं। तो सर अभी हमने देखा XeF2 सॉलिड है, XeF4 सर ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, XeF6 ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा। अब जब ये सॉलिड है तो मुझे जरा बताना सर यहां पे पानी से रिएक्शन करके क्या होगा। जब ये सॉलिड है तो यहां पे पानी से रिएक्शन करके क्या होगा, तो जैसे ही ये बेटा सॉलिड हुआ, रिएक्शन विथ वाटर विल व्हाट हैपन। जैसे ही पानी से रिएक्शन होगा H2O बन जाएगा, जैसे ही पानी से रिएक्शन होगा बेटा H2O बन के तैयार हो जाएगा, H2O बनेगा। ध्यान दीजिएगा सर, हमें ये तो पता है XeO6 का वाटर से रिएक्शन तो पता है ना, ये पता है ना, 3 मोल वाटर हम यहां यूज करते हैं, 3 मोल वाटर यूज करते हैं, ये पता है। तो सर क्या पता है, तो हमने पढ़ा था मैक्सिमम HF बना दीजिए और जो बच गया दैट इज HF, मैक्सिमम HF बना दीजिए, जो बच गया वो कंपाउंड हो गया मेन। अच्छा, तो XeF2 और F4, F2 का ध्यान रखेंगे F2 का। तो सर XeF2 में ज़ेनॉन अलग हो जाता है, HF अलग हो जाएगा, ज़ेनॉन अलग और O2 अलग, समझे। HF अलग बन जाएगा, ज़ेनॉन अलग बन जाएगा, ये याद करना पड़ेगा। XeF2 जो है सबसे छोटा वाला HF तो बना देगा, बट ज़ेनॉन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब XeF4 चूंकि बीच का है, तो जो यहां बना है, जो यहां बना है, सब इस XeF4 में बनेगा। जो भी XeF2 का प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस, जो भी XeF का प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस, सब बनेगा। यानी कि ज़ेनॉन बना है, ज़ेनॉन भी बनेगा, यानी कि HF बना है, HF भी बनेगा, यानी कि O2 बना है, O2 भी बनेगा, यानी कि XeO3 बना है, XeO3 भी बनेगा। HF ऑलरेडी बन चुका है। तो जो भी XeF2 है, जो भी XeF4 है, उसका कॉमन ले लो तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बच जाएगा। समझ में आया है यहां तक? हेलो हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग हो रही है, हेलो 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 हेलो, चलो नाइस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बस अगर आप ध्यान रखो तो बस इतना ध्यान रख सकते हो कि सर पार्शियल हाइड्रोलिसिस में 2 मोल वाटर लेना होता है, यहां पे 12 मोल वाटर लेना होता है। यहां पे 2 मोल वाटर है और यहां पे 12 मोल वाटर है। थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूं, 2 मोल वाटर है और यहां पे 12 मोल वाटर है, ठीक है भाई। बस मोल वाटर ज्यादा घुमाएगा तो यही घुमाएगा कि मोल्स ऑफ वाटर बता दो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में। और ये 3 मोल वहां भी है, 3 मोल यहां भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब आइए, इसी चीज को वहां बता रहा था, इसी चीज को यहां बता रहा था ज़ेनॉन और फ्लोरीन कंपाउंड्स वाले में। इसको थोड़ा नीचे खींच दूं, इस स्लाइड के बाद रख देता हूं, आपके पीडीएफ में दिक्कत नहीं होगी। आई तो XeF2 की 2 मोल वाटर से, देखो भाई यही चीज बताया गया, ठीक है सर, कंप्लीटेड। XeF2 की 2 मोल वाटर से देखो बेटा यही कंप्लीटेड, ओके। स्ट्रक्चर वगैरह भी आते हैं, स्ट्रक्चर अब बात कर लिया, ठीक है भाई, स्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं। आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा लग गया है शायद इसमें, है ना। याओ XeF4 में 12 मोल वाटर लोगे तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, यही हमने बोला है। XeF6 में 3 मोल वाटर लेगो तो देखो बनके तैयार हो गया है, समझ में आया। अगर FeF6 में 1 मोल वाटर लोगे तो ये बनेगा, 2 मोल वाटर लोगे तो ये बनेगा, 3 मोल वाटर लोगे तो ये बनेगा। पार्शियल कंप्लीट सारे हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन हमने करा दिए। इसमें क्या है, बहुत उल्टा आरा टेढ़ा लिखा हुआ है। अपन ने सब सीक्वेंस में किया, पहले कंप्लीट किया फिर पार्शियल किया, ठीक, या पहले पार्शियल किया फिर कंप्लीट किया। चलो भाई, अब आते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की बात ये करेगा। अब आते हैं देयर आर फ्यू स्ट्रक्चर्स जिसकी ये बात करने वाला है। आइए,
तो कुछ स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है वो मेरे सामने अभी लिखे हुए, मैं एक बार निकाल लेता हूं। कौन? तो सर सबसे पहले HCF2 स्ट्रक्चर की बात करेगा, ठीक है ना। HCF2 का स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HCF2। तो सब लोग HCF2 का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग के उससे दिमाग से निकालिए। फिर आपको बनाना है HCF4 का, फिर बेटा आपके पास HCF4 का स्ट्रक्चर है, और मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा इसको बनाने का। फिर बेटा HCF6 का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है, जितने स्ट्रक्चर है सारे कर लो। XeOF4 भी कर लो, XeOF4 भी कर लो, XeO2F2 और XeO3, XeO2F2 भी कर लो, और फिर बेटा XeO3 भी कर लो। तो सारे स्ट्रक्चर अगर यहां पे कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। छोटा छोटा बनाएंगे, कोशिश करेंगे सारे यहां एक में लाने की। चलो अब देखो यहां पे सर एक एक करके सबको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक एक करके सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आइए आओ सर, ज़ेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहली बात, ज़ेनॉन सेंट्रल एटम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा फ्लोरीन का, ठीक है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन ने बना लिया। बाकी का बेटा 6 इलेक्ट्रॉन का 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन ने बनाया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर, 6/2 3 लोन पेयर। अच्छा भाई, तो क्या हो गया, क्या आपको दिख रहा है सर? sp3d बन रहा है। sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। 3 लोन पेयर हमेशा बेटा इक्वेटोरियल पे आता है, पढ़ाया हुआ है, हाँ। और यहां पे आ जाएगा एक f, यहां पे आ जाएगा f, बेटा लीनियर शेप है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट लीनियर शेप की बात करेंगे, लीनियर ज्योमेट्री तो sp3d से आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट द शेप लोन पे ढक दो शेप आ जाएगा, दैट इज लीनियर। चलो XeF4 की बात कर लेते हैं, आओ सर। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, यानी कि आपके पास बचे 6, यानी कि sp3d2। अच्छा, 6 sp3d2, तो देखो बेटा ज़ेनॉन सेंट्रल एटम है, 2 लोन पेयर का मतलब हो जाएगा सर एक ऊपर और एक नीचे, 2 लोन पेयर का मतलब है एक ऊपर की तरफ और एक बेटा नीचे की तरफ, क्योंकि यहां पे सारे सेम है, यहां पे कोई इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं होता, सारे 90 डिग्री हैं, तो कहीं भी रख सकते हो। बाकी के 4 फ्लोरीन एज इट इज चारों कॉर्नर पे रख दो, बाकी के 4 फ्लोरीन एज इट इज चारों कॉर्नर पे रख दिया। दिस इज स्क्वायर प्लेनर शेप। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी, बट शेप जो होगा बेटा आपके सामने स्क्वायर प्लेनर शेप होने वाला है, कोई परेशानी नहीं है बेटा। XeF6 की बात करते हैं, XeF6 की बात करते हैं। चलो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ है, 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर हो रहा है, ठीक है सर। 6 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर है क्या? 7 क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सर ये क्या है? 7 क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये है sp3d2 लिख दो, और यहां पे लिख दो sp3d3। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 1 लोन पेयर, ध्यान दीजिएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 1 लोन पेयर। क्या आपने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का नाम सुना है? तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में आपके सामने 1 आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये आपके सामने बेटे चौथा आ गया, ये 5वां आ गया, और ये 6ठा आ गया। तो दिस लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर ऑलवेज कम्स एट इक्वेटोरियल, ये कहानी आ गई आपके सामने, ठीक है ना। और इसका शेप अगर कोई आपसे पूछे तो दिस इज नथिंग बट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जितने भी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं सारे का शेप बना लीजिए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया है। नेक्स्ट विल गो फॉर XeOF4। ध्यान दीजिएगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ज़ेनॉन में। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा फ्लोरीन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ध्यान दीजिए फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड लिखा, ऑक्सीजन का कहां गया? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा जिसमें से 1 सिग्मा होगा। थोड़ा सा ऑक्सीजन वाले में ट्विस्ट है कि सर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का 4 सिग्मा बन गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जिसमें से 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 4 सिग्मा इसका और 1 सिग्मा ऑक्सीजन का, 5 सिग्मा हो गया। बट लोन पेयर कितना हुआ? देखो 5 सिग्मा है बट इलेक्ट्रॉन 6 इस्तेमाल हुआ है, बताओ क्यों? सर ऑक्सीजन ने 2 लिया होगा, सिग्मा काउंट करें बट ऑक्सीजन का 1 पाई हुआ है, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खा गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खा गया, 6 इलेक्ट्रॉन खा गया,
तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। समझ में आया? तो 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 6। 6 का मतलब sp3d2। 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल में 1 लोन पेयर, रटना नहीं है, ऑक्टाहेड्रल में 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर बनाओ, लोन पेयर छुपाओ, शेप आएगा। आ जाओ भाई। तो आपने सेंट्रल एटम ज़ेनॉन ले लिया है, स्क्वायर ये F4 देखो भाई, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, XeO F4 आ रहा है क्या? आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल में सारे 90 डिग्री होते हैं एंड देयरफॉर कहीं भी लोन पे रख सकते हो। यहां पे कोई इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन नहीं होती है। वैसे रूल क्या कहता है? लोन पेयर एक्सियल पे जाएगा, बट ऑक्टाहेड्रल में कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है, सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से सेम दिखता है, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। चलिए, तो इसका शेप बता दो। अब शेप क्या आपको एक स्क्वायर और एक पिरामिड दिख रहा है? क्या रटना पड़ा? नहीं, बिना रटे आप सब कर सकते हो लॉजिक लगा के। तो स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। स्क्वायर पिरामिडल बोल दो, स्क्वायर पिरामिड बोल दो। XeO2F2 की चर्चा करते हैं, आ जाओ। XeO2F2, अब इसमें एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिया है, एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिया। आओ, ज़ेनॉन के बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। फ्लोरीन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया, दो इलेक्ट्रॉन लेके 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। एक ऑक्सीजन 1 सिग्मा बनाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 सिग्मा बनाएगा। तो फ्लोरीन ने 2 सिग्मा बनाया और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 सिग्मा बन गया। बट इलेक्ट्रॉन कितने आप काउंट करते हैं? देखो, 2 फ्लोरीन मिलकर 2 ऑक्सीजन ले लिया, 2 ऑक्सीजन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन ले गया, क्योंकि 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 6, और बाकी बचा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 लोन पेयर। तो 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर कितना होता है बेटा? 5। 5 यानी कि sp3d। sp3d में 1 लोन पेयर बनाते, रटना नहीं है, बनाते हैं। sp3d में 1 लोन पेयर आप कर दो। देखो यहां पे इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशंस आ जाएंगे, बताओ आप थोड़ा। तो सिंपली 1 लोन पेयर ऑलवेज कम्स एट द इक्वेटोरियल, है ना। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड इक्वेटोरियल पे आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में 10 बार से ऊपर पढ़ाया हुआ है। चलो भाई, तो XeO2F2 में ये आ गया इक्वेटोरियल और ये आ गया एक्सियल, ये एक्सियल, और देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड एट इक्वेटोरियल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट एक्सियल। यही रूल है, हर जगह वहीं लगेगा, कोई चेंज नहीं है। अब इस शेप को क्या बोलते हैं? हां, अगर पेंटागोन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 1 लोन पेयर है तो इसको सीसॉ शेप बोलते हैं। बोलते नहीं? इसको हम सीसॉ शेप बोलते हैं। वही पार्क में जो झूला वाला सीसॉ होता है ना, वही वाला सीसॉ शेप है, ठीक है। 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 1 लोन पेयर गिव्स सीसॉ शेप। चलो, द लास्ट स्ट्रक्चर इज XeO3, यहां भी बना देते हैं XeO3। तो देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के पास है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 3 ऑक्सीजन ज़ेनॉन के 6 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल 4 टेट्राहेड्रल sp3, टोटल 4 टेट्राहेड्रल sp3 हो जाएगा बेटा। XeO3 डबल बॉन्ड हो, नीचे जाओगे डबल बॉन्ड हो, इधर जाओगे डबल बॉन्ड हो, और यहां क्या करेगा? आपके सामने लोन पेयर हो जाएगा। बताओ मुझे शेप क्या होने वाला है? पिरामिडल। बताओ मुझे शेप क्या होने वाला है बेटा? पिरामिडल। पिरामिडल, पिरामिडल शेप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल बोले, पिरामिडल बोले, एक ही बात है, ठीक है। आपके PYQs में जनरली ट्राइगोनल पिरामिडल लिख के मिलता है। तो पिरामिड हो, ट्राइगोनल, वैसे दिख ही रहा है ना, ट्राइगोनल की तरह हो रहा है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट। तो यही सारे स्ट्रक्चर्स हैं, यही सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके आएगा, ठीक है। अब आते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद, स्ट्रक्चर के बाद, जो आपका इनर्ट गैस, जो ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स हैं, ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, ये ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से भी आपके पास रिएक्शन करता है और फ्लोराइड आयन डोनर के साथ भी रिएक्शन करता है, दोनों तरह से रिएक्शन करता है। उन रिएक्शंस को ही हमें देखना है। Xenon fluorine compound react with fluoride ion donors as well as fluoride ion acceptors। इस बात को भी लिख लेते हैं और लिख के 2 रिएक्शन है उसको कर लेते हैं फटाफट से। आइए कि Xenon fluorine compound
reacts with xenon fluorine compound react with fluoride ion donor as well as fluoride ion acceptor. React with fluoride ion donor as well as fluoride ion acceptor. As well as fluoride ion acceptor. सर फ्लोराइड आयन डोनर भी लेता है से भी रिएक्शन करता है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से भी रिएक्शन करता है. ठीक है, ये एकदम लास्ट में जाके एनसीईआरटी में छुपा के लिख दिया, वो समरी से जस्ट ऊपर. आप बिलीव नहीं करोगे 2022 वाला, मतलब लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर सेम रिएक्शन पूछ दिया. वहां तक तो पहुंचते ही नहीं हो आप, समझ रहे हो ना. तो देखो, तो दोनों से रिएक्शन करेगा फ्लोराइड आयन डोनर एक्सेप्टर. इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, हो सकता है रिपीट हो जाए, किसको पता. भाई क्वेश्चन हम थोड़ी सेट कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ के जाना है. चलो, अब XeF2 अगर रिएक्शन करेगा PF5 से, और अगर इसकी रिएक्शन करते हैं XeF2 की, नॉट 4 की, XeF2 की, तो इसकी रिएक्शन SbF से करा दो. तब बताओ जरा, SbF5 बना दो. तो नाइट्रोजन फैमिली के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो फ्लोराइड आयन वो है एक्सेप्टर्स हैं. दे आर फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर. अब ये सामने वाले से F माइनस ले लेंगे. सामने वाले से F माइनस एक बार लेके दिखाओ, जस्ट ट्राई, एक बार कोशिश करो. गलती करो बट करो तो सही, गलती करो बट करो. यहां पे आ जाओ. अब ये PF5 है, और हमने लिखा हुआ है कि थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, बिकॉज उनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो 6 बॉन्ड बना सकता है. तो PF5 तो ठीक है, PF6 भी बनता है. PF6 माइनस सुना है क्या? मैं नहीं पढ़ा है नाइट्रोजन फैमिली में, तो मुझे याद है. तो भाई PF6 माइनस बना लेगा. एक फ्लोराइड आयन ले लिया, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, सामने वाले से खींच लिया. बना क्या? बना आपके सामने XeF प्लस है. XeF प्लस प्लस PF6 माइनस बन के तैयार हो गया है. सर यहां पे sp3d है, ये sp3d2 है. बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, यही वाला, और एनसीईआरटी में ध्यान से देखना जरा. नेक्स्ट, आप क्या करोगे? सर फिर से यहां पे XeF प्लस हो गया, और जैसे PF6 बनता है वैसे ही S. भाई दोनों सेम ग्रुप का है, फास्फोरस भी और एंटीमनी भी. जब फास्फोरस बनाएगा तो इससे नहीं चाहिए, तो उसको भी बनाएगा, S भी बनाएगा, एंटीमनी बनाएगा. फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स हो गई, एक्सेप्टर्स. बट फ्लोराइड आयन डोनर से भी रिएक्शन करता है. XeF2 जो है वो फ्लोराइड आयन, जैसे मान लो MF से रिएक्शन करते हैं, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर मान लेते हैं. दे आर FLUO स्पेलिंग. ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है और डोनर. एक्सेप्टर वाली रिएक्शन करा दी और डोनर वाली रिएक्शन लिख ली, दोनों जगह हो गया अपना काम. अब ये क्या करेगा सर? ये यहां से फ्लोरीन वाले आयन को ले लेगा. एक सेकंड रुकिए, यहां से फ्लोरीन वाले आयन को ले लेगा, XeF6. हाँ ठीक, जहां ज्यादा फ्लोरीन है वही तो डोनेट करेगा. तो क्या होगा सर? फाइनली यू विल हैव M प्लस, फ्लोराइड आयन डोनेट कर दिया है, और XeF7 माइनस बन चुका है, और आपके सामने XeF7 माइनस बन चुका है. हाँ, ये मेटल कौन कौन से हैं? तो दे M कैन बी सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है. ठीक है भाई. जैसे P ब्लॉक के फ्लोराइड्स एक्सेप्टर होते हैं, S ब्लॉक के फ्लोराइड डोनर होते हैं. ठीक है ना, यहां पे लिख भी लेंगे. फ्लोराइड आयन डोनर का मतलब है सर वो डोनर कौन है? जो S ब्लॉक फ्लोराइड्स है. S ब्लॉक अगर चैप्टर उड़ा दिया, बट पहले पढ़ाता था मैं उसमें, S ब्लॉक फ्लोराइड. और फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर कौन है? ये देखो बेटा, P ब्लॉक फ्लोराइड्स. ये अभी भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अभी उड़ाया नहीं है. चलो भाई, तो दिस इज P ब्लॉक फ्लोराइड्स, वो S ब्लॉक फ्लोराइड्स. ठीक हो गया. अब ये MF करके लास्ट में दिया था, हो सकता है आप चेंज कर दे. भाई S ब्लॉक में अल्कली दिया है, अल्कलाइन भी तो हो सकता है. तो S ब्लॉक के दोनों वाले एक्सेप्टर और डोनर का काम, एक्सेप्टर का काम करेंगे और डोनर का काम करेंगे. ये एक्सेप्टर और ये डोनर. तो S ब्लॉक के जितने भी ये सब एक्सेप्ट कर लेंगे, M प्लस और XeF6 माइनस. दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं. sp इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछ सकता है, ज्यादा है ज्यादा, वो हमें पता है केमिकल बॉन्डिंग में. चलो, अब आपके पास 2023 का क्वेश्चन दिखाता हूं यहीं से. ठीक है, अगेन ये जनरली छोड़ देते हैं लोग. क्यों? क्योंकि सर यूजेस थोड़ी आएगा, क्योंकि सर समरी वाला या फिर येलो बॉक्स थोड़ी ना पढ़ के जाना होता है, वो हमें थोड़ी ना आएगा. कुछ भी आ सकता है. 2023 का सवाल. ठीक है, अच्छा ये जब आया था तो थोड़ा ऑनेस्टली बताता हूं, जब ये आया था तो हम लोग भी तो ह्यूमन ही यार, हम टीचर हैं, हम ऐसा थोड़ी ना कि हम भगवान का कोई रूप है. नहीं भाई,
हम भी आपके जैसे इंसान हैं, हम थोड़ा ज्यादा एज हो गया, ज्यादा उम्र हो गई तो पढ़ ज्यादा गए, बस यही डिफरेंस है। तो क्या हुआ, हम भी वो येलो बॉक्स पे ध्यान नहीं देते थे। भाई सवाल आया तो यार अब हो गया कि कौन से चैप्टर का हुआ, मतलब मैं था और बहुत सारे टीचर्स, हाँ क्योंकि टीचर्स का भी ध्यान नहीं जाता, मैं ये बता रहा हूं। बट एज ए स्टूडेंट कैरियर आपका इंपॉर्टेंट, आपको सब बॉक्स येलो ग्रीन समरी सब पढ़ के जाना भाई, ठीक है। एग्जाम्पलर के भी डीएनएफ ब्लॉक में सवाल आए वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो खैर इधर आते कि जब सवाल आया लास्ट ईयर तो हम भी खोज रहे हैं कि भाई कहां दिया है, कहां दिया है, कहां दिया है। अभी मैं बताऊंगा ना आपको तो आपको भी थोड़ा शौक होगा कि किधर से छुपा के पूछा था, जरा देखो। दिस ऑल हैज बीन कवर्ड, देख लो PF5 और SBF5 आ गया। ये MF एक्सेप्टर्स की तरह काम कर रहे हैं, डोनर्स की तरह काम कर रहा है, हो गया है। चलो भाई दिस ऑल हैज बीन कवर्ड। नाउ ये तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। क्वेश्चन करेंगे, पहले यूजर्स देख लो। क्वेश्चन करो पहले ये वाला पैराग्राफ, ये देखो येलो बॉक्स दिख रहा है आपको एनसीईआरटी में, एज इट इज इसलिए उठा के लिया यूजेस। हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होता है और बलून में जो गैस भरा जाता है वो हीलियम है। ये 2007 या 8 में पूछा गया है। हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल, आग नहीं लगता इसमें। तो बलून्स में, अच्छा ऐसा आप सोचोगे कि वो वाला बलून्स जो आपके गली में आता है, वो साइकिल पे बलून बेचने वाला, वो नहीं, वो तो ठीक है ही है। मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस के लिए क्या होता है, पहले ड्रोन कैमरेज नहीं थे, वो फ्लाइंग ड्रोन कैमरेज नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे, हीलियम का गुब्बारा बनाते थे, क्योंकि हीलियम की टेंडेंसी होती है फ्लाई करने की, उड़ेगा, एयर से हल्का है। तो भाई उसमें क्या करते थे, हम कैमरा लटका देते थे हीलियम के बलून में, और उसको हम लोग भेज देते थे ताकि हाइट्स पे, उसको उसके थ्रू हम लोग हाइट पे वो देखते थे, ड्रोन का काम किया करते थे, इमेज लेते थे, देखते थे कि क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है ना। जब ड्रोन नहीं हुआ करता था तब की बात है ये। तो वही कह रहा है कि ये नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है एंड यूज्ड इन फिलिंग बलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए भी। नेक्स्ट भाई, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में काम होता है, यही पूछा गया था, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है, सब लोग हाइड्रोजन में खोज रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वाली रिएक्शंस वहां दी है, हाइड्रोजन में खोज रहे थे, बेटा ध्यान दिया हुआ है। यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन, हीलियम। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में हीलियम काम आता है। लिक्विड हीलियम एक क्रायोजेनिक एजेंट है, 2016। एक पैराग्राफ में भाई साहब हर साल एक टैगिंग है इसमें, गजब का पैराग्राफ है। नेक्स्ट आइए, लिक्विड हीलियम एक क्रायोजेनिक एजेंट है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, एमआरआई के अंदर जो मैग्नेट काम में लिया जाता है वो हीलियम बनाता है। हीलियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो एमआरआई में काम आता है। एमआरआई वही आपके सामने हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को बोलते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें जो मैग्नेट होता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, उसमें हीलियम इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स, अब मुझे नहीं पता क्या काम करता, आप गूगल कर लेना भाई। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स में ये भी एक क्लिनिकल यूज के लिए ही स्पेक्ट्रोमीटर है, तो इसमें भी वहां हीलियम यूज होगा। जो 2023 का सवाल है, आओ दिखाता हूं। यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग apparatus, याद आ गया होगा। मॉडर्न, जो आप अंडमान निकोबार जाओगे तो भैया वहां पे स्क्यूबा डाइविंग होती है। स्क्यूबा डाइविंग में वो आपके नाक में और मुंह में पहना देते हैं, उसको कहते हैं डाइविंग apparatus। उस डाइविंग apparatus जो मॉडर्न वाली है उसमें हीलियम लाते हैं, हीलियम आता है। क्यों भाई हीलियम गैस क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट ऑफ फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न बिकॉज ऑफ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, क्योंकि हीलियम और ब्लड का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होता है, देयरफॉर ऑक्सीजन के साथ इसको मिक्स करके और हमें मास्क में पहना देते हैं, क्योंकि उससे हमें खतरा नहीं है। अगर हीलियम हमने सूंघ भी लिया तो ब्लड के साथ ऐसे कंबाइन होकर बहुत ज्यादा खतरा नहीं प्रोड्यूस करेगा। चलो नेक्स्ट, ये हो गया हीलियम। वीवीआईपी है बेटा, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, वीवीआईपी है, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, एमआरआई मशीन्स, इसके अंदर जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है उसमें हीलियम है। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें हीलियम है। बलून भरने में हीलियम है। लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक एजेंट है, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है। बस मॉडर्न डाइविंग apparatus में ब्लड के साथ लो सॉल्युबिलिटी है, देयरफॉर डाइल्यूएंट ऑफ विथ ऑक्सीजन के लिए काम आता है। चलिए नेक्स्ट, नियॉन जो है बेटा वो डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ फ्लोरेंट बल्ब्स, ये जो मरकरी वगैरह होती है, बल्ब होते हैं वो ज्यादा शाइन वाले, उसमें नियॉन गैस भरा होता है। एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले बोर्ड्स देखते होंगे आप, रात में वो जलता है, उसमें नियॉन गैस भरा होता है। इनर्ट गैस का कितना काम है बेटा, जो बोटानिकल गार्डन्स में
और जो ग्रीन हाउसेस के अंदर जो बल्ब्स लगी होती हैं उसमें नियॉन बल्ब्स लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्गॉन जो है बेटा वो इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने का काम करता है न्यूक्लियर उसमें हेवी रिएक्शंस में, हाई टेम्परेचर वाले रिएक्शंस में, होता है ना कि दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, किसी और से रिएक्ट ना कर जाए तो उसमें आर्गन डाल देते हैं। हीलियम की यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डाइविंग एपरेटस है, एमआरआई मशीन है, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है, क्रायोजेनिक एजेंट है, गैस बलून्स में भरा जाता है, मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस के लिए नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, नियॉन, और नियॉन की बात है कि आपके फ्लोरेसेंट बल्ब्स में भरा जाता है। देखो फ्लोरेसेंट बल्ब्स में, डिस्चार्ज ट्यूब में, आपके एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले वाले में होता है, आपके बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर, ग्रीन हाउसेस के अंदर ये नियॉन के गैसेस, नियॉन के बल्ब्स भरे होते हैं। आर्गन बेटा, आर्गन जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है इन वेरी हाई रिएक्टिव रिएक्शंस में। ठीक है बच्चों, तो दे आर, दिस इज द यूजेस ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट बस बना लेंगे, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का एक ऐसा लाइन वर्डिंग नहीं है जो यहां पे मिसिंग हो, कोई भी लाइन वर्डिंग नहीं है जो यहां पे मिसिंग है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर्स और कुछ पॉइंट्स ज्यादा ही है। कितना ज्यादा है? 1-2%। अगर आप सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर को ऐसे ही पढ़ते हैं, किसी का मजाल नहीं है कि आपसे नंबर कम करवा पाए। हां, बशर्ते अब आपने पढ़ लिया तो आपका ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया मजा आ गया सर, नहीं, पढ़ने के बाद नंबर उसका आएगा क्या आपको याद है। आपने पढ़ अच्छा लिया, स्टेप 1 क्लियर हो चुका है। क्या आप लेवल 2 स्टेप 2 पे जाके क्या आप इसको याद कर पा रहे? जितना ज्यादा याद करेंगे, घूमते रहिए, रटते रहिए, समझते रहिए, उसको दिमाग में लाते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगा दीजिए, याद रहेगा तो आपके काम में आएगा। चलिए, जाने से पहले मैं 2 क्वेश्चन करा के जाऊंगा। जाने से पहले बेटा 2 क्वेश्चन, ये नीट 2013 का क्वेश्चन करके जाओ। नीट 2013 क्वेश्चन, XCF2 किसके साथ आइसो स्ट्रक्चर है? XCF2 इज आइसो स्ट्रक्चर। देखो XCF2 में क्या है, अभी वो बनाया था, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, आपके पास लीनियर शेप, लीनियर शेप। ठीक है ना, भले ये sp3d है बट लीनियर शेप है। चलो ICl2 माइनस, देखो जरा यही आंसर है। क्यों? I में 7 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा जेनॉन हो गया, I माइनस इज जेनॉन, जेनॉन Cl2, जेनॉन F2 जेनॉन Cl2 सेम ही होगा ना यार, सेम होता है बेटा। यहां भी 2 क्लोरीन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर बनाएगा, एंड देयरफॉर इट कम्स ऑफ लीनियर शेप, एंड sp3d तो है ही है। हो गया है, ICl2 ये आंसर है, BCD नहीं होगा। ठीक है, BC3 में बेटा sp3 है, ये BaCl2 तो वो हो गया आपके पास बैरियम क्लोराइड, ये तो S ब्लॉक में चला गया, आयनिक हो गया। TF2 2 ही है उसमें। तो चलिए नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे। मैच द कॉलम, ये हमने अभी पढ़ा। देखो जरा XCO3, क्या आपको याद आ रहा है कि सर हमने इसके बारे में अभी पढ़ा है कि दिस इज नथिंग बट, दिस इज पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। चलो XCF6 के बारे में क्या था? तो 6 और 1 7, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो A का तो 1 ही था। चलो XCOF4, 5 और 1 6, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल कहीं है, ये देखो C का 4। XCF4 में 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, यानी कि स्क्वायर प्लेनर बनाया है बेटा। तो आप देख लो कौन सा आंसर सही है इसमें। तो A का 1 है, A का 1 है, B का 4 है, B का 4 है, रॉन्ग है कहीं पे। B का XCO3 पिरामिडल ही तो होगा। अच्छा, ये दोनों ही सेम लिखा हुआ है, देयर इज मिस्टेक। ठीक है, तो बेटा B का 3 है, ये कुछ ना कुछ मिस्टेक है, B का 3 हो गया, आप समझ गए होंगे, है ना, पिरामिडल नहीं है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, ये रहा पिरामिडल हो गया। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ सर, X ये 5 हो गया, तो C का, ओहो दिस इज 4 और ये है ही नहीं, बेसिकली दिस इज 4 और ये कुछ है ही नहीं। तो भाई आ जाओ, C का 4 है, ठीक है भाई। D का 2 है, D का, पर कुछ इन्होंने ना ये नंबरिंग में गलती कर दिया, बट आपको पता है आंसर यहां से पता चल गया, वो छोड़ दो। चलिए, तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। ये यूजर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको यूट्यूब दिखाएगा फिर। ठीक है बच्चों, बाकी के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन खोला है, आप अपना प्यार बरसा सकते हैं, मुझे देख के तहे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, एक बार सब लोग वीडियो खत्म होने के साथ बोलेंगे जय हिंद।